Hello students, welcome in the class of economics again. As you know that we are studying the chapter number 2 of economics, microeconomics, consumer behavior. In this chapter we have studied about the utility analysis and we are studying the second method to find consumer equilibrium, that is indifference curve या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ओके, तो इंडिफरेंस का एनालिसिस या इंडिफरेंस कर्व जो है उससे रिलेटेड कैसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड कर सकते हैं, इससे हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था इसको. और इससे रिलेटेड उसकी जो बेसिक टर्म्स थी कौन कौन सी, इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ. अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो मैं उन वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर रहा हूँ ताकि आप उन वीडियोस को पहले देखें, समझें और आगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर में बढ़ते जा रहे हैं या फिर इस वीडियो में बढ़ते जा रहे हैं तो आपको अच्छे से टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सकें. क्लियर? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये क्या होती है, व्हाट इज़ एमआरएस और डिमिनिशिंग एमआरएस ये क्या होती है, क्या टॉपिक काम आता है, कैसे काम आता है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो इससे रिलेटेड जो एक बेसिक टॉपिक और है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं, और वो जो टॉपिक है इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस मैप क्या, वो हम यहाँ पर समझेंगे. जैसे आप देख रहे हैं, आपके सामने एक इंडिफरेंस मैप है, पूरा बनाया गया है इंडिफरेंस मैप. इसमें देख रहे हैं 3 आईसी हैं, अलग अलग जो हैं 3 टाइप के आईसी हमने रिप्रेजेंट किए, IC1, IC2 एंड IC3. 3 टाइप के यहाँ पर आईसीज हैं और बात समझ में आपको आगे होगी. 3 टाइप के आईसी से मतलब हम यहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इट मीन्स व्हेन वी रिप्रेजेंट्स 2 और मोर देन 2 इंडिफरेंस कर्व इन अ सिंगल डायग्राम, इट इज़ नोन एज इंडिफरेंस मैप. बात सिंपल है कि अगर हम एक ही डायग्राम में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करते हैं, हमने यहाँ पर 3 बनाए, हो सकता है आगे 4, 5, 6, 7 और बन जाए इंडिफरेंस कर्व. तो कुल मिला के 2 या 2 से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व अगर एक साथ हम किसी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इंडिफरेंस मैप कहलाएगा. ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन एक और, इट इज़ द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व. फैमिली मतलब हम इसमें इंडिफरेंस कर्व की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं. और आपको फैमिली में पता होगा है कि किसी फैमिली में मेंबर ज़्यादा होते हैं, किसी में मेंबर कम होते हैं. तो हो सकता है कि कभी हम इंडिफरेंस मैप बनाएं तो कभी इंडिफरेंस मैप ये भी कहला सकता है, कभी ये कहलाएगा या फिर कभी ये कहलाएगा, है ना. इसमें आप देख रहे हैं फैमिली बोला है तो यहाँ पर 2 मेंबर है, 2 इंडिफरेंस को रिप्रेजेंट किया. यहाँ पर 3 मेंबर है, 3 इंडिफरेंस को रिप्रेजेंट किया. यहाँ पर 4 मेंबर्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 4 मेंबर्स को रिप्रेजेंट किया है. ओके, आगे बात समझ में है ना. बहुत सिंपल सा टॉपिक है इंडिफरेंस मैप. अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है. सिंपल, अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व शॉन ऑन अ सिंगल डायग्राम इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप. मतलब इसका सेट, इंडिफरेंस कर्व का सेट मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व आ गए हों. या फिर इसकी एक डेफिनेशन और है, इंडिफरेंस मैप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. है ना. एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हम अलग अलग इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये जो इंडिफरेंस कर्व हैं वो अलग अलग सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब ये कि IC1 पर सेटिस्फैक्शन इतना होगा तो IC2 पर ये होगा, IC3 पर ये होगा. तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व पर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता जा रहा है. पहले सेटिस्फैक्शन सिर्फ इतना था, अब इतना है और ये और बढ़ गया. किस पर? IC3 पर. ये क्यों हुआ है इसको हम यहाँ पर समझेंगे. आप देख रहे हैं कि IC1 पर Y की इतनी और X की इतनी वो यूनिट कंज्यूम कर रहा है. अगर वो IC2 पर मूव करता है तो देख रहे हैं X की भी इंक्रीज़ हो गई और Y की भी इंक्रीज़ हो गई. अब क्या हुआ कि X की यूनिट भी इंक्रीज़ हो गई है कुछ, Y की भी कुछ इंक्रीज़ हो गई है. तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसे IC1 के बजाय IC2 पर X और Y दोनों ही कमोडिटी की कुछ एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने को मिलेगी. अब जब एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने को मिलेगी तो जाहिर है कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज़्यादा होगा. ठीक है. सेम एज इट इज़ अगर वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करे IC3 पर, तो देख रहे हैं X की और इंक्रीज़ हो गई, Y की और इंक्रीज़ हो गई, यूनिट्स बढ़ती जा रही है X की और Y की यूनिट्स. अब जब X और Y की यूनिट्स बढ़ती जा रही है सेटिस्फेक्शन भी उसके लिए बढ़ता जाएगा. तो आगे बात समझ में, तो एक इंडिफरेंस कर्व में ध्यान रखना कि
तीनों इंडिफरेंस कर या फिर जितने भी इंडिफरेंस कर होते हैं वो अलग अलग सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, पर हायर इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो हायर सेटिस्फेक्शन को, लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि IC3 रिप्रेजेंट सेटिस्फेक्शन मोर देन IC2 मोर देन IC1। मतलब IC3 पर IC2 से ज़्यादा है, IC2 पर IC1 से ज़्यादा है, और IC3 पर IC2 और 1 दोनों से ज़्यादा है ना। तो जैसे जैसे कुल मिलाकर अब बात क्या आ गई यहाँ पर कि किसी भी इंडिफरेंस कर्व में सेटिस्फेक्शन तो सेम होगा, है ना। IC1 पर सेटिस्फेक्शन सेम है, IC2 पर सेटिस्फेक्शन सेम है, IC3 पर सेटिस्फेक्शन सेम है, पर तीनों इंडिफरेंस कर्व सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होगा। यहाँ पर ये है तो यहाँ IC2 पर ज़्यादा होगा, IC3 पर और ज़्यादा होगा। क्यों होगा ये भी आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब कंज्यूमर क्या चाहेगा, हायर IC की तरफ, यानी कंज्यूमर हमेशा जो है वो एक ऊपर के IC की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। हमेशा ध्यान रखना, कंज्यूमर चाहता है कि वो ऊपर वाले IC की तरफ बढ़े और उसका कंजप्शन को इंक्रीज करे। आगे बात समझ में, एरो मैंने इतना डार्क कर दिया, क्या बता रहा है कि कंज्यूमर हमेशा हायर IC की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। नाउ नेक्स्ट, अब इस वीडियो का सेकंड टॉपिक समझ लेते हैं हम, पॉइंट्स बिलो एंड अबव द IC। हम अगर किसी सिंगल IC को लेते हैं, सिंगल इंडिफरेंस कर्व को लेते हैं, तो उस इंडिफरेंस कर्व के एक इंडिफरेंस कर्व पर हर एक पॉइंट जो होगा सेम सेटिस्फेक्शन तो देगा। ये तो हम समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? ईच पॉइंट ऑन द सेम IC रिप्रेजेंट्स और गिव सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ओके, क्योंकि हमने इंडिफरेंस सेट को ही इंडिफरेंस कर्व में रिप्रेजेंट किया है। अब इस इंडिफरेंस कर्व के नीचे जो पॉइंट है बिलो और ऊपर जो पॉइंट है अबोव, वो दोनों पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने एक IC है जिसमें एक पॉइंट D दे रखा है, एक पॉइंट C दे रखा है, और साथ साथ एक पॉइंट A और B भी दे रखा है। ठीक, अब अगर पॉइंट A और B को हम कंपेयर करें तो सेम सेटिस्फेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम IC पर हैं, है ना। IC सपोज 1 है तो इस 1 IC पर पॉइंट A पर A भी है और पॉइंट B भी है, इसलिए इसका मतलब पॉइंट A से जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा पॉइंट B से भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी X अगर A से मिल रहा है तो B से भी X ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई बात सेम IC पर। अगर इसके नीचे कोई पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? नीचे अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना। पॉइंट D, X और Y या फिर गुड 1 और गुड 2 कितनी यूनिट्स मिल रही? बहुत कम। इसका मतलब जाहिर है वो उसके लिए इन्फीरियर बंडल होगा, क्योंकि अगर वो पॉइंट B पर रहता है तो इतनी एक्स्ट्रा यूनिट गुड 1 की ले सकता है, कुछ एक्स्ट्रा यूनिट वो Y की ले सकता है, गुड 2 की ले सकता है। अगर वो पॉइंट A पर रहता है तो भी वो गुड 1 की कुछ एक्स्ट्रा यूनिट ले सक रहा है, गुड 2 की भी कुछ एक्स्ट्रा यूनिट ले सक रहा है। इसका मतलब अगर हम पॉइंट D को कंपेयर करें A और B से, तो पॉइंट A और B क्या है? ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ है, और एक IC पर है। इसका मतलब पॉइंट D पर सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा, पॉइंट A और B पर ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट A इज इक्वल टू पॉइंट B बिकॉज सिंगल IC पर है, एंड पॉइंट A इज इक्वल टू पॉइंट B इज मोर देन द पॉइंट D। क्यों? क्योंकि पॉइंट D A और B दोनों से नीचे है और A और B पर दोनों सेम सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट होगा, पर पॉइंट D पर थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नीचे है, इंडिफरेंस करके नीचे की तरफ है, कंज्यूमर को कम यूनिट कंज्यूम करने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट C। अगर हम पॉइंट C को लेते हैं तो कंज्यूमर उसको प्रीफर्ड करता है, यानी वो कंज्यूमर इस पॉइंट पर जाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा वो हम समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर वो पॉइंट A से C की तरफ मूव करे तो क्या है यहाँ पर, यानी इतनी एक्स्ट्रा यूनिट वो गुड 1 की कंज्यूम कर सकता है। देख रहे हैं आप, हम इसको यहाँ पर लेते हैं। जैसे कि अगर पॉइंट A पर है
तो वो ये कंडीशन होगी, है ना। और अगर पॉइंट सी पर जाता है तो ये कंडीशन उसके सामने आती है, यानी इतनी एक्स्ट्रा यूनिट वो गुड 1 की एक्स्ट्रा ले सकता है। गुड 2 की तो उतनी है, कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ वो आगे बढ़ गया है, पर गुड 1 की इतनी एक्स्ट्रा यूनिट वो कंज्यूम कर सक रहा है। इसका मतलब पॉइंट सी पर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, है ना। यानी गुड 2 के सेम रहते हुए गुड 1 की उसको कुछ एक्स्ट्रा यूनिट मिल रही है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट बी को कंपेयर करें पॉइंट सी से, है ना। तो पॉइंट बी पर देखें तो कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन लेवल ये है, मतलब कंज्यूमर जो है इतना कंजप्शन कर रहा है, गुड 1 की इतनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है, गुड 2 की इतनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है। अब अगर वो सी की तरफ मूव करता है तो हम क्या देख रहे हैं, सी की तरफ मूव करता है तो गुड 2 की इतनी एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकता है, गुड 1 की तो उतनी से कोई चेंज नहीं आ रहा है, पर गुड 2 की इतनी एक्स्ट्रा वो कंज्यूम कर सक रहा है ना। ये जो है ना एक्स्ट्रा, ये आप देख रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा है वो गुड 2 की इतने एक्स्ट्रा वो कंज्यूम कर सक रहा है। इसका मतलब जाहिर है कंज्यूमर जो है इस पॉइंट पर जाने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो आगे बात समझ में, तो एट लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है कि ईच पॉइंट ऑन द सेम आईसी रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके, दैट पॉइंट विच इज लाइज बिलो द आईसी रिप्रेजेंट inferior bundle, है ना, which is inferior bundle. Why? At this point consumer consumes less of both the goods, है ना, दोनों ही कमोडिटी उससे यहाँ पर कम मिल रही है। ए और बी से कंपेयर करें तो गुड 1 और गुड 2 दोनों यूनिट्स उससे कम मिल रही है, तो सेटिस्फेक्शन भी कम होगा। और दैट पॉइंट विच इज लाइज इन अबव द आईसी प्रिफर्ड बाय कंज्यूमर, इट इज प्रिफर्ड बंडल। Why? Because the point which is lies above the IC represents more of both the goods, दोनों ही गुड की एक्स्ट्रा यूनिट वहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, और दोनों ही गुड की एक्स्ट्रा यूनिट रिप्रेजेंट होगी तो जाहिर है कंज्यूमर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेगा और सेटिस्फेक्शन भी उसे ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब इस डायग्राम को देखते हुए हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स मोर सेटिस्फेक्शन देन ए एंड बी, ए और बी दोनों सेम है। ओके, and both C, A and B represents more satisfaction than D। ये कंक्लूजन निकलता है। ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट C जो है सभी पॉइंट से ज़्यादा प्रेफर करेगा कंज्यूमर, पॉइंट A और B दोनों उसके लिए सेम है क्योंकि सेम आईसी पर है, और पॉइंट D सबसे कम सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है क्योंकि वो आईसी के नीचे है, उसके लिए वो इन्फीरियर बंडल होगा। ओके, आगे बात समझ में। तो कुल मिलाकर कंज्यूमर क्या चाहता है, या तो वो सेम आईसी पर रहे या फिर आईसी से किसी बाहर वाले पॉइंट पर रहे, ताकि उससे सेटिस्फेक्शन या तो सेम रहे या ज़्यादा मिले। वो कोई सा भी पॉइंट ऐसा चूज़ नहीं करेगा जो उसके आईसी से नीचे हो। तो आगे बात समझ में। तो इंडिफरेंस मैप में क्या करना है वो आपको बता दिया मैंने। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेडिंग लिखना और उस डायग्राम को बनाना है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है। ओके, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, तो हम आगे इसको आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप भी बोर हो जाते हो तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो कुल मिलाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो पूरा देखा है। साथ साथ अपने जो नेम है कमेंट बॉक्स में नेम भी टाइप करना है, ताकि मुझे पता चले कौन कौन बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं। कुछ बच्चे अपना नेम जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो लंबा नहीं खींचें। थैंक यू, थैंक्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोजी, बाय बाय।